हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस पर। आज की हमारी वीडियो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के ऊपर है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पुरातात्विक स्रोत। क्लियर? पहला कौन सा है? आपका पुरातात्विक स्रोत है। अगर आप इसमें देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत में आपके आते हैं अभिलेख, ठीक है, जैसे अशोक के अभिलेख। अभिलेख के साथ स्मारक आते हैं, जैसे किसी राजा की समाधि है या किसी राजा ने कोई स्मारक बनाया हुआ है। इसके साथ उस समय की जो मूर्तियां, जो चित्रकला हैं, वो आपके पुरातात्विक स्रोत, और जो सिक्के हैं, मोहर हैं, वो आपके पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजी सोर्स में उनको काउंट किया जाता है। दूसरा आपका है साहित्य स्रोत। ऐसे स्रोत जो लिखित रूप में हमको मिलते हैं, ठीक है। साहित्य स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका भारतीय साहित्य स्रोत, यानी जो भारतीय परंपरा, भारतीय लोगों के द्वारा लिखा हुआ है वो, और दूसरा होता है आपका विदेशी साहित्य स्रोत या विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसके द्वारा हम उस समय के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं, या उस समय के जो हमारे सामाजिक संरचना थी उसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय साहित्य स्रोत की। तो भारतीय साहित्य स्रोत को भी दो भागों में बांटा है। पहला है आपका धार्मिक साहित्य स्रोत और दूसरा है आपका लौकिक। धार्मिक साहित्य स्रोत ऐसे स्रोत जो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, अर्थात ऐसे धार्मिक स्रोत, मतलब ऐसे साहित्य स्रोत, ऐसे एविडेंस जो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और उनसे हमें उस समय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो उसको धार्मिक साहित्य ग्रंथ या धार्मिक साहित्य स्रोत कहा जाता है। लौकिक साहित्य स्रोत ऐसे स्रोत जो किसी धर्म से नहीं जुड़े, परंतु उस समय किसी व्यक्ति विशेष द्वारा वो लिखे गए हैं, या तो आप कह सकते हो उसमें कि किसी ने अपनी रचना उसमें की है या किसी राजा की वो जीवनी है, ठीक है। धार्मिक स्रोत को भी देखिए, अध्ययन की दृष्टि से धार्मिक स्रोत भी आपके कैसे हैं, दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक है आपका ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ और दूसरा है ब्रह्मोत्तर साहित्य ग्रंथ। तो ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ में जो सनातन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं उनको रखा गया है, और जो सनातन धर्म से ना जुड़े होकर अन्य किसी धर्म से जुड़े होते हैं उनको ब्रह्मोत्तर साहित्य ग्रंथ में रखा गया है। तो जैसे बात करें सब ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ की, यानी जो सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ में रखा गया है। इसमें जो सबसे प्रमुख हैं वो है आपका वेद। सनातन धर्म में सबसे प्रमुख वेद हैं, और वेद से ही हमको सनातन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वेद में जो सबसे पहला वेद आता है वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद और सामवेद के बाद अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका ऋग्वेद है। वेदों के साथ ही इनके उपवेद भी, ठीक है ना, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, वेद के साथ ही इनके उपवेद भी हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका आयुर्वेद, आयुर्वेद के बाद धनुर्वेद, धनुर्वेद के बाद गंधर्ववेद और गंधर्ववेद के बाद शिल्पवेद। इसी के साथ आपके अगर देखेंगे तो 7 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है ऐतरेय, दूसरे नंबर पर कौशिकी और तीसरे नंबर पर आपका गोपथ है। नंबर 4 पर तैत्तरीय ब्राह्मण और नंबर 5 पर शतपथ ब्राह्मण है, और नंबर 6 आपका पंचविश और नंबर 7 आपका जैमिनी। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो 6 दर्शन भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा आपका योग दर्शन, तीसरा आपका न्याय दर्शन, नंबर 4 वैशेषिक, नंबर 5 पूर्व मीमांसा है और नंबर 6 पर उत्तर मीमांसा दर्शन है। इनके साथ आपको सनातन धर्म से जुड़े हुए 2 महाकाव्य भी देखने को मिलते हैं, जिनसे हमें सनातन धर्म के विषय में और उस समय के सामाजिक संरचना के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे प्रमुख है आपका रामायण और दूसरा है आपका महाभारत।
इसी के साथ आपके 18 पुराण भी होते हैं, जिनसे हमको उस समय के राजवंशों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी के साथ 6 आपकी स्मृतियां हैं, जिसमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। सबसे ज़्यादा जो वर्तमान समय में भी सामाजिक संरचना का जो आधार है वो मनुस्मृति को ही माना जाता है। दूसरे पर आपकी नारद स्मृति और नंबर 4 पर आपका याज्ञवल्क्य स्मृति, नंबर 5 पराशर, नंबर 6 बृहस्पति, नंबर 7 कात्यायन। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मोत्तर साहित्य ग्रंथ। ऐसे साहित्य ग्रंथ जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े परंतु अन्य किसी धर्म से जुड़े होते हैं, उनको ब्रह्मोत्तर साहित्य ग्रंथ कहा जाता है। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो आपका बौद्ध साहित्य, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, और दूसरा आपका जैन धर्म से जुड़े हुए साहित्य। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्यों में जो सबसे प्रमुख है वो है आपका सुत्त पिटक, उसके बाद विनय पिटक, विनय पिटक के बाद अधिगम पिटक, और नंबर 4 पर मिलिंदोपंथ है, और नंबर 6 पर दिव्य वादन, और नंबर 6 पे आपका बुद्ध चरित्र। इन सभी ग्रंथों से, ये सभी ग्रंथ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, और इन ग्रंथों से हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के राजवंशों की जानकारी मिलती है, और उस समय के सामाजिक और आर्थिक संरचना के विषय में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जैन साहित्य के आते हैं। जैन साहित्य में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, इसके बाद भद्रबाहु चरित्र, नंबर 3 पे भगवती सूत्र, और नंबर 4 पर आपका कल्प सूत्र आता है। जैन धर्म से जुड़े हुए इन चारों ग्रंथों से हमको उस समय के राजवंश, राजाएं और अन्य सामाजिक संरचना के विषय में जानकारी मिलती है कि उस समय कौन सी संस्कृति प्रचलित थी, या कौन सी आपकी कह सकते हो परंपराएं उस समय संचलित थी या परंपराएं थी। इसके बाद देखिए दूसरे पे आते हैं आपके लौकिक साहित्य। ठीक है ना, ऐसे ग्रंथ, ऐसे साहित्य जो किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए। ठीक है ना, इसमें सबसे प्रमुख आता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन सामाजिक संरचना के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, इसमें मगध राजवंश की जानकारी भी हमको मिलेगी, किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसके बाद आता है कलहर की राजतरणी, तो इसमें हमको कश्मीर के पूरे इतिहास की जानकारी हमको इसमें मिलती है। नंबर 3 पर पाणिनि का अष्टधाई, और फिर विशाखदत्त का मुद्रा रक्षक, और सबसे प्रमुख आता है इसमें कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है, रघुवंशम है, आदि रचनाएं कालिदास द्वारा कृत आदि रचनाओं से भी हमको उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर 6 पे आपका वाण भट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी आती है। लौकिक साहित्य में दूसरा पार्ट है आपका संगम साहित्य। संगम साहित्य को आप दक्षिण भारत का, ठीक है, इसको आप दक्षिण भारत का इतिहास भी कह सकते हैं। दक्षिण भारत के सामाजिक संरचना या दक्षिण भारत के प्राचीन राजाओं की जो जानकारी हमको संगम साहित्य के स्रोत ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका तिरुपुलर, दूसरे पे शिल्पदीकारम, और नंबर 3 पे मणिमेखल, और नंबर 4 पर जीवक चिंतामणि। जो सबसे प्रमुख है इसमें जीवक चिंतामणि। ठीक है ना, संगम साहित्य की जो सबसे अच्छी जानकारी हमको मिलती है, जो सबसे विस्तृत जानकारी मिलती है, वो जीवक चिंतामणि में मिलती है। अब बात करते हैं विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों के विवरण से। ठीक है ना, तो देखिए विदेशी यात्रियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक वो यात्री जो यूनान से आए थे, दूसरे वो यात्री जो चीन से आए थे, और तीसरे वो यात्री जो मध्य एशिया अथवा अरब देशों से आए थे। यूनानी लेखों को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो वो जो सिकंदर के आने से पहले आए, एक वो जो सिकंदर के साथ आए, और दूसरा वो जो सिकंदर के बाद आए। ठीक है ना, सिकंदर से पहले आने वालों में हेरोडोट्स, आपने सुना होगा नाम, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कहाँ के लेखक थे, कहाँ के यात्री थे? तो वो यूनानी रोम के लेखक थे, और हेरोडोट्स को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को, जो यूनानी या रोमन यात्री थे। इसके बाद दूसरे आपके चीनी लेखक आते हैं। चीनी लेखकों में जो सबसे प्रमुख है वो फाइयान है, इसके बाद हुएनत्सांग,
इत्सिंग, सुंगयुन और मार्सेल लिंग, ये सभी चीनी यात्री हैं। इनके यात्रा विवरण से हमको उस समय की भी जानकारी मिलती है। अरबी लेखकों में सबसे प्रमुख है अल सुलेमान के बाद अल बरूनी और अल बरूनी के बाद अल मसूदी। मार्को पोलो, इब्न बतूता, ये सभी कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। इनके यात्रा विवरण से हमको प्राचीन इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।